हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को बताऊंगा किस तरह से मॉडुलस फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख रखा है, लेट एफ एक्स बराबर दिस प्लस दिस देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर एफ एक्स इन दो मॉडुलस फंक्शन के सम के बराबर हो। मतलब ये फंक्शन दो अलग अलग मॉडुलस फंक्शन के सम के बराबर हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स बराबर मान लीजिए 2 mod x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस 4x माइनस 5, ऐसे प्लस 7x माइनस 9 ऐसा कर दिया जाए और आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कुछ इसमें एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो इस तरह के सारे क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट जो मैं आज अभी तुम लोग को बताने जा रहा हूँ वो यूज़ होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्रिटिकल x की वैल्यू निकालनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकल x या क्रिटिकल पॉइंट एक ही बात है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ये जब मॉडुलस जब जीरो होता है तो जिस x पर जीरो होता है उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये x बराबर 5 पे जीरो हो रहा है ये पूरा का पूरा टर्म, इसलिए 5 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। ये जीरो कब हो रहा है, x बराबर 3 पर, इसका मतलब ये 3 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। देखो जैसे y बराबर मॉडुलस x मॉड x का ग्राफ है तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, y बराबर मॉड x माइनस 5 का जो ग्राफ है वो किस टाइप से होता है, वो इस टाइप से होता है। ठीक है, 5,0 से पास कर रहा है, ये 0,0 से पास कर रहा है। यहाँ पर x बराबर 0 है, यहाँ पर x बराबर क्या है 5 है। ठीक है, ये जो x बराबर 0 और 5 आ रहा है ना वो यहाँ से देख करके भी आ सकता है। ये 0 कब होता है, x बराबर 0 पर, ये 0 कब होता है, x बराबर 5 पर, यहाँ पर 5 आ जा रहा है। ठीक है, x बराबर 5। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर वाला जो टर्म होता है ना वो जब जीरो हो जाता है, जिस जगह पर जिस x पर जीरो होता है उस x को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब तुम लोग अच्छा बताओ कि अगर मान लो कि फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाए तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, मतलब कौन से वो x है जहां पर हमें एनालिसिस करनी चाहिए। तो आप देखो ये जीरो कब होता है भाई, y बराबर इसको x माइनस 1 x माइनस 4 लिख सकते हो ना, तो x बराबर 1 और 4 इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो मॉड के अंदर वाला जो टर्म है वो जब जीरो होता है तो जिस जगह पर जीरो होता है, जिस x पर जीरो होता है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है और वहीं पर हमें एनालिसिस करनी होती है। क्लियर? तो चलिए मैं इसकी एनालिसिस करके दिखाता हूं तुम्हें। तो तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और देखो इसमें अगर हम मॉड को ब्रेक करें थ्योरेटिकल तरीके से तो इसको दो तरीके से हमें ब्रेक करना होगा। ठीक है, इसको भी हम दो तरीके से ही तोड़ेंगे। तो जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो कई केसेस बन जाएंगे और उस तरह से इसमें समय अधिक लगेगा। तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे इसमें समय ही नहीं लगेगा, बहुत कम समय में विद इन 1 मिनट आप लोग आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है y बराबर 2 mod x माइनस 3 प्लस 4 mod x माइनस 5, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट 3 हैं और 5 हैं। ठीक है, ये दोनों इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 कब हो रहा है, x बराबर 3 पर, और ये 0 कब हो रहा है, x बराबर 5 पर। ठीक है, अच्छा तो x बराबर 3 और 5 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। मतलब इसका ग्राफ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी है, रख के देख लो भाई। x क्रिटिकल पॉइंट पर क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो, क्रिटिकल वैल्यू मतलब y की वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यू। ठीक है, जैसे मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब होता है x की वैल्यू और मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब होता है y की वैल्यू। तो मैक्सिमा मिनिमा कहा जाता है तो x की वैल्यू की बात होती है और जब मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाता है तो y की वैल्यू की बात होती है। तो फिलहाल यहां पर क्रिटिकल पॉइंट 3 और 5 है और क्रिटिकल वैल्यूज हमें निकालनी है। तो x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी होगी, तो x बराबर 3 पर y की वैल्यू निकाल लो। y बराबर कितना आएगा, यहाँ भाई 3 रखोगे तो ये वाला तो इधर वाला तो टर्म 0 हो जाएगा और 3 रखोगे तो 2 4 जाए 8। ठीक है, तो y बराबर 8। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो जाए 3,8 से ये ग्राफ पास करेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो 3,8 से पास करेगा। डन, फाइनल। ठीक है, अच्छा 5 पे जरा देखो। अब x बराबर जरा 5 रख के देखो क्या हो रहा है। x बराबर जब 5 रखोगे तो इधर वाला 0 हो जाएगा और इधर रखोगे तो 5 माइनस 3
2 2 2 जा 4, ठीक है, तो y की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये 5,4 से भी पास होने वाला ग्राफ है, ठीक है। और देखो इसमें मॉडुलस कितनी भी कैसे भी तुम तोड़ लो, x की पावर 2 तो नहीं आने वाला यहां पर, x की पावर जो है यहां पर 2 नहीं हो सकता, x की पावर वही रहेगा, हमेशा हर हाल में रहेगा। तो y बराबर जब ax प्लस b के फॉर्म में कुछ भी लिखा होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है, मतलब इसमें पैराबोला, एलिप्स या कुछ और ऐसा नहीं बनेगा, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही मिला के बनाया हुआ ग्राफ है। अब चाहे तो ये ऐसा बन जाए, चाहे इस टाइप से बन जाए, चाहे इस टाइप से बन जाए, मगर ये कई लाइनों से मिल करके बना हुआ ग्राफ है। जैसे देखो ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन होना, तो ये कई छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को मिला करके बनाया हुआ ग्राफ है। समझ में आ रही बात? तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है। तो आपने 2 पॉइंट निकाले और इन दोनों पॉइंट पर क्रिटिकल वैल्यूज निकाले, मतलब y की वैल्यू निकाली और इन दोनों को सिंपली ऐसे मिला दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये ग्राफ 5 के बाद या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। भाई लाइन क्या करेगी, जाहिर सी बात है, या तो ग्राफ इसमें ऊपर जाना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए, या तो नीचे जाना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि यहां पे ग्राफ रुक जाएगा, रुकने का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि x बराबर 6 7 8 9 रखते जाओगे तो y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। ये कर्व बना के मतलब वो पैराबोला या कुछ ऐसा नहीं बनने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही बनने वाला ग्राफ है। और इसके बाद ग्राफ रुक नहीं जाएगा, तो पक्की बात है इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो ऊपर जाए, या तो नीचे जाए, या तो हॉरिजॉन्टल रह जाए। बस इन्हीं तीनों में से एक काम करना है आपको। तो चलिए x बराबर 5 के बाद हम चेक करते हैं कैसे हम लोग इसको सोचेंगे। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर अपने मन में ले लो और उसमें रख के देखो कि y की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। जरा x 5 से बड़ा कोई भी नंबर रख के जरा देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये आइडिया लगाओ जरा। तो 5 से बड़ा एक नंबर ले लिया हमने, जैसे 6 ले लिया, ठीक है। वैसे हम 10 ले लेंगे तो ज़्यादा आसान होता, अभी मैं 6 लेके बता रहा हूँ। जैसे x बराबर तुमने 6 ले लिया, तो x बराबर 6 पर देखो y की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर x बराबर 6 पर y की वैल्यू 4 से कम हो जा रही है तो जाहिर सी बात है ग्राफ नीचे जाएगा। और x बराबर 6 पर y की वैल्यू 4 हो जा रही है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। x बराबर 6 रख के देखें, तो x बराबर जब 6 रखोगे तो यहाँ 3 2 जा 6 और प्लस, और यहाँ पर 6 रखोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ग्राफ 6 पर y की वैल्यू 10 आ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ये ग्राफ इस तरह से जाना चाहिए 6 के बाद, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि x बराबर 10 चेक कर लो तो चलो 10 चेक कर लें। तो x बराबर जब तुम इसमें 10 रखोगे तो 10 - 3 7 आएगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस समथिंग जो भी आ रहा है, तो y की वैल्यू 4 से तो अधिक हो ही जाएगी, ठीक है। तो वैसे बड़ी वैल्यू रख करके ज्यादा आसानी से पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है, 1-2 सेकंड बच जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, आप लोग इसमें x की वैल्यू 5 देखोगे, 5 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे x की, और इसमें रख के देखोगे कि y की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। तो बढ़ रही है तो ग्राफ को पूरा का पूरा ऊपर कर दो, ठीक है। अब ये ऐसे मुड़ के नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ है, तो ये ऊपर ही जाएगा अब, ठीक है। ऐसे ही तुम 3 के पहले देख लो, 3 के पहले x की वैल्यू 3 के पहले कोई भी x की वैल्यू रख करके जरा देख लो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कोई भी 0 रख के देख लो। तो चलो एक 0 रख के देखते हैं। जब ऐसा 0 रखोगे तो कितना आएगा, y बराबर 6 और प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ग्राफ ऐसे जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। अगर आपको 0 पर नहीं चेक करना है तो आप लोग -1 पे चेक कर लो, -2 पे चेक कर लो, -10 पर चेक कर लो, -100 पे चेक कर लो। तुम कोई भी x की वैल्यू जो 3 से कम है रख करके चेक कर लो। अगर y की वैल्यू 8 से अधिक आ जाए तो ग्राफ को ऊपर कर देना, y की वैल्यू अगर 8 आ जाए तो इसको हॉरिजॉन्टल बना देना, y की वैल्यू 8 से कम आ जाए किसी भी पहले वाली इसके 3 के पहले वाली वैल्यू से x की वैल्यू से रखने पर, अगर y की वैल्यू 8 से कम आ जाए तो ग्राफ को नीचे कर देना, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों वैल्यूज अपने अगल बगल वाली वैल्यूज से जो है ज़्यादा आ रही है तो ग्राफ ऊपर का चलता चला जाएगा, ऊपर का ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है।
तो फिलहाल ये ग्राफ इस टाइप से। तो अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो कौन सी है। यहां पर ये 4 है ना, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 के बराबर है और इसका आंसर ये सही हुआ। समझ में आ रही बात। तो कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप लोग ये देखिएगा पहले कि कई मॉडुलस का सम वाला जो क्वेश्चन है, मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर मॉडुलस के अंदर ax प्लस बी के फॉर्म में ही सारा कुछ लिखा हुआ है तो ये तुरंत जान लेना उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तुम बड़े आसानी से उसके ग्राफ से उसकी मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हो। अब तुमसे कह रहे ये फंक्शन कितने जगहों पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अरे भाई जहां पे अचानक मुड़ जाता है, जहां पे अचानक टर्निंग आती है वहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ये फंक्शन 2 जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर अचानक मुड़ जा रहा है, राइट से और लेफ्ट से जो स्लोप है वो बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब RHD और LHD जब बराबर नहीं होते हैं तो वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी ग्राफ जब अचानक मुड़ता है तो वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है 2 जगह पर। और कौन कौन सी वो 2 जगह हैं? x बराबर 3 और x बराबर 5 पर। तो x बराबर 3 और x बराबर 5 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा जाए तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में आसानी से बता सकते हो कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहां पे अगर माइनस लगा दें तो एकदम सेम प्रोसेस से आप चेक करोगे। 5 है तो 6 रख के देख लेना, नीचे आ रहा तो नीचे कर देना। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होता, ऐसे करके ये जा रहा होता और ये ऐसे जा रहा होता, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू नहीं फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है और मैक्सिमम वैल्यू आप बता रहे होते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे? मिनिमम तो पूछा गया है कि चलो 4 आ गया। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे ना। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ये एग्जैक्ट आती हैं। अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है तो उसे हम डज नॉट एग्जिस्ट कह देते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है। ग्राफ ऐसे जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही पर मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है। पता नहीं कितना नीचे जा रहा है। अरे भाई मतलब माइनस इनफाइनाइट को हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं ना। तो जब एग्जैक्ट आता है मैक्सिमम या मिनिमम तभी हम उसे कंसीडर करते हैं, नहीं तो हम उसे डज नॉट एग्जिस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें अगर ऐसे दे दूं इसके बाद, चलो ये तो नोट कर लिया ना, पहले नोट कर लो, सब लोग नोट कर लिया। चलो अच्छा मान लो मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दूं, fx बराबर, मान लो fx बराबर 3 mod x माइनस 1 माइनस 7 mod x माइनस 5 प्लस 9 mod x माइनस 8 मान लीजिए, इस तरह से। ठीक है, और मैं इसके बारे में पूछूं कि भाई इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ बताओ, है ना, तो कैसे निकालोगे? अब सेम प्रोसेस रिपीट कर दो। तो चलो यहां पर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? x बराबर 1, x बराबर 5, x बराबर 8। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू चेक कर लेना, x बराबर 5 पर y की वैल्यू निकाल लेना, x बराबर 8 पर वैल्यू निकाल लेना। ठीक, तो इससे आप लोगों को 1, 5 और 8 पर y की वैल्यू का पता चल जाएगा क्या क्या वैल्यू है। उसके बाद 8 से बड़ा एक नंबर ले लो, अरे x बराबर 9 ले लो, y की वैल्यू निकाल लो एक बार। तो जो अंत में वैल्यू मिली होगी उससे अगर ज़्यादा मिलता है 9 पर तो ग्राफ को ऊपर कर देना, नहीं तो नीचे कर देना। अच्छा इसी तरीके से x बराबर 1 के पहले 0 ले लो, 0 लेकर के y की वैल्यू निकाल लेना। 1 पे जो भी वैल्यू मिल रही है, अगर 0 पर वैल्यू उससे y की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, 0 पर y की वैल्यू यहाँ पर y से ज़्यादा है तो ग्राफ को ऊपर कर देना, और यहाँ पर 0 पर y की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, वो यहाँ वाले y की वैल्यू से कम है तो उसको नीचे ग्राफ कर देना, मतलब ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। और बीच में क्या हो रहा है आप लोग उसको अपना समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 पर कोई वैल्यू मिली, 5 पर कोई वैल्यू मिली, 8 पर वैल्यू मिली, और 8 के बाद 9 पर y की वैल्यू ये मिल गई, यहाँ पर जो भी y की वैल्यू है उससे ज़्यादा मिल जा रहा है 9 पर तो ग्राफ को ऊपर कर देना। और यहाँ पर 0 पर y की वैल्यू मान लीजिए 1 पर y की वैल्यू से थोड़ा कम मिल जा रही है तो ग्राफ को ऐसे कर दीजिएगा, तो ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को जो ग्राफ बनाना होता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले चेक करना होता है, वहां पर y की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर अंत में जो सबसे राइट और सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट है उससे बड़ा और उससे छोटा नंबर रख करके आपको आइडिया लगाना होता है ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उससे आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता सकते हो। एक बार जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि x बराबर 2 पर डेरिवेटिव कितना है। ठीक है, आप देखो इसका एप्लीकेशन में और दिखा रहा हूं। जैसे y बराबर x माइनस 1
और प्लस एक्स माइनस 3 दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स निकालो एट x बराबर 2 पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि मॉड के अंदर ax प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, मॉड के अंदर ax प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो x बराबर 1 और x बराबर 3 इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लो, x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लो। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है जरा देखो 2, और x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 रख के देख लो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 पर y की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये 1, 2 से पास करना है, इसको 3, 2 से पास करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिल रहा है। ठीक है, और 3 के बाद कोई नंबर रख के देख लो, इन दोनों से तो हमें ये पता चल गया। अब 3 से बड़ा कोई नंबर रख के देख लो, एक्स 4 रख के देख लो। जब एक्स 4 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 और प्लस 1 है ना 4। तो 4 पर y की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पर डेरिवेटिव पूछा गया है, मगर मैं पूरा ग्राफ बना दे रहा हूँ। जब तुम 4 रखोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 रखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 3 और 1 4। ऐसे 0 रख के देख लो, 0 रख के देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो कुल मिला के ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 2 है और 0 पर y की वैल्यू 4 है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ ऊपर जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है 2 पर इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एस कितना होगा, dy बाई डी एस की वैल्यू 0 होगी, काम खत्म, आंसर आ गया। dy बाई डी एस एट एक्स बराबर 2 इज इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ से बहुत काम हो जाता है। और ये कितने जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है, अरे भाई 1 पर और 3 पर। अब तुमसे कोई कहता है dy बाई डी एस निकालो एक्स बराबर 3 पर, हम कहते हैं नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि 3 पर ग्राफ अचानक से मुड़ जा रहा है। एक्स बराबर 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि अचानक से मुड़ जा रहा है। 2 पर डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अचानक नहीं मुड़ रहा है। अब तुमसे कोई कह दे कि यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव, मतलब इस x के लिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो इस वाले x पर यहाँ पर डेरिवेटिव आपको निकालना है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे डेरिवेटिव निकालना, तो इस जगह पे भी डेरिवेटिव 0 होगा, इस जगह पे भी डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एस 0 होगा, यहाँ पे भी dy बाई डी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों के बीच में dy बाई डी एस की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो बस ऐसा ही आइडिया लगता है। तो मॉडुलस के अंदर अगर ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से ग्राफ बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिए और अच्छे से इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही अभी। ठीक है, बाय।